गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल तक्षशिला कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में अपना जो फर्स्ट चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो से हम अपना जो नया चैप्टर है यानी कि सेकेंड चैप्टर ट्रिपल सी का जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड चैप्टर जो कि है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं ये होते क्या है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं हम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं ये तो पहला है हमारा मीडिएटर एंड ट्रांसलेटर। तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम को मीडिएटर एंड ट्रांसलेटर्स भी कह सकते हैं। अब हम इन्हें क्यों कह सकते हैं इसके ये जानने से पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आप कभी अमेरिका गए घूमने के लिए, तो वहां पे आपको क्या चाहिए, किसी से आप कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए आपको आनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज। और अगर आप हिंदी में वहां पर बात भी कर रहे हैं किसी को, तो अमेरिकन को क्या आना चाहिए, हिंदी लैंग्वेज आपकी आनी चाहिए जिससे कि वो आपकी बातों को क्या करे, समझ सके। तो इससे क्या होता है, अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो आपको चाहिए होता है मीडिएटर जो कि आपकी बात को इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दे जिससे अमेरिकन को समझ में आ जाए, और आप जो अमेरिकन से इंग्लिश होगी उसे ट्रांसलेट कर दे हिंदी लैंग्वेज में जिससे कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। तो इसलिए हम यूज करते हैं एक बीच में मीडिएटर। उसी प्रकार से यहाँ पर हम कंप्यूटर जिसे हम सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, और इसके बीच में हार्डवेयर या हम इसे कह सकते हैं यूजर। यानी कि आपके हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच में जो कम्युनिकेट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। उसी प्रकार से कंप्यूटर है और आप कंप्यूटर में कोई काम करना है और आप क्या है, एक यूजर है, तो आपको यूजर के साथ मतलब आप कंप्यूटर और यूजर के बीच में जो आपको कम्युनिकेट करेगा उसे हम क्या कहेंगे, मीडिएटर। आप इन दोनों सेंटेंस में समझ सकते हैं। आप कह सकते हैं कंप्यूटर एंड यूजर, या आप कह सकते हैं सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ऑब्वियसली बात है, जो सॉफ्टवेयर पढ़ा है वो किसमें पढ़ा है, आपके कंप्यूटर में पढ़ा है। अगर आप यूजर है तो यूजर किस पे काम करेंगे, आप जो कमांड देंगे कंप्यूटर को किससे देंगे, अपने हार्डवेयर के थ्रू देंगे। इसलिए हम इसे कंप्यूटर का यूजर कह सकते हैं या फिर आप चाहें तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कह सकते हैं। इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेट करेगा यानी कि जो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेट कराएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाएगा। क्लियर है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे हम ओएस लिखेंगे केवल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो बीच में आपका ट्रांसलेट करेगा। और हम समझ लेते हैं अभी कैसे ट्रांसलेट करेगा, यहाँ पे जरूरत क्यों है ट्रांसलेटर की हमें। तो जो कंप्यूटर है आपका ये कौन सी लैंग्वेज समझता है, आपकी मशीन लैंग्वेज समझता है, ठीक है ना। क्या समझता है, आपकी मशीन लैंग्वेज समझता है, ठीक है। और हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज, या फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पे नेचुरल लैंग्वेज, या फिर हम यूज करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। जो कंप्यूटर में हम लोग कमांड वगैरह लिखते हैं या फिर जो भी हम कोडिंग करते हैं वो किस में लिखते हैं, हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोगों को क्या है, हम इंसानों को क्या समझ में नहीं आती है, मशीन लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। कंप्यूटर से कौन सी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, आपकी नेचुरल लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, ठीक है ना इंसानों को क्या समझ में आती है, मशीन लैंग्वेज, और ना कंप्यूटर को समझ में आती है हाई लेवल लैंग्वेज। इन दोनों को समझ में नहीं आती है। अब इन दोनों को बीच में कम्युनिकेट करना है तो ये कैसे कम्युनिकेट करेंगे, ओएस के थ्रू करेंगे, ठीक है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू करेंगे ये दोनों कम्युनिकेट आपस में। तो ये हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप आपको इस एग्जांपल के साथ में बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की, यानी कि आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। क्लियर है, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहला है आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है आपका मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा है आपका मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, चौथा है आपका मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, पांचवा है आपका मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, छठा है आपका मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सातवां है आपका मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, आठवां है आपका मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, नौवां है आपका मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, 10वां है आपका मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, 11वां है आपका मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, 12वां है आपका मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, 13वां है आपका मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, 14वां है आपका मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, 15वां है आपका मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, 16वां है आपका मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, 17वां है आपका मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, 18वां है आपका मल्टी टा
ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर इसे कहते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर है आपका मल्टीटास्किंग, मल्टी रियल टाइम। फिर है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड लास्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, इसमें से जो मेन आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है ये 4 ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जिनके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। क्लियर, इनके बारे में हम जान लेंगे। बट अगर आप इसके टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे तो आपको मार्केट में बहुत सारे टाइप मिल जाएंगे। यहाँ पर बस लोग इसको बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं, ठीक है ना। बट यहाँ पे जो मेन है आपके वो ये 4 है। तो आज हम इनके बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना। तो पहला है इसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके लिए हम यहाँ पे थोड़ा स्पेस खाली कर लेते हैं। आई होप आप सभी लोगों ने लिख लिया होगा इसके जितने भी मैंने यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे लिखे हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, तो आप कंप्यूटर को जितने भी कमांड्स देते हैं, ठीक है, जितने भी आपसे कमांड्स देते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कमांड्स, ठीक है, कमांड्स हो गए। अब जो भी हम कमांड्स कंप्यूटर को देते हैं वो सबसे पहले कहाँ जाता है हमारा, हमें चाहिए होता है एक ऑफलाइन डिवाइस चाहिए होती है, जैसे कि लाइक आपका पंच कार्ड, ठीक है, यहाँ पे हम पंच कार्ड यूज करते हैं। देन आपका यहाँ पे आ जाता है आपका बैच। यहाँ पे क्या बनेंगे, आपके बैच क्रिएट होंगे एंड देन आपका जो भी होगा वो क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लियर है। अब ये आप समझ लीजिए सारी चीजें क्या है। कमांड्स जितने भी आपने कंप्यूटर्स को जो भी आपने कमांड दिए हुए हैं वो सारे कमांड होंगे। सबसे पहले आप कमांड कहाँ पे आप लिखते हैं, पंच कार्ड में। हमें चाहिए होता है एक ऑफलाइन डिवाइस चाहिए होती है, जैसे कि आपका पंच कार्ड है। क्लियर है। हम जो भी कमांड देंगे कंप्यूटर को, हम डायरेक्ट कोई भी कमांड कंप्यूटर को नहीं देते हैं। बैच प्रोसेस में हम कोई भी कमांड डायरेक्ट कंप्यूटर को नहीं देते हैं, हमें बीच में चाहिए होता है एक ऑफलाइन डिवाइस, जैसे कि आपका है पंच कार्ड। जो भी हमें डेटा लिखना होगा, जो भी कमांड हमें देना होगा, हम किस पे देंगे, पंच कार्ड पे नोट कर देंगे। क्लियर है। देन क्या करेगा, हमारे जितने भी सिमिलर जो होते हैं आपके कमांड्स होते हैं, जैसे कि अगर हमने कंप्यूटर को 6 कमांड दिए हैं, जिसमें से आपके 4 प्लस के हैं, 2 माइनस की कमांड है। क्लियर है। तो अब ये जो है आपका जो ऑनलाइन डिवाइस है, तो आपका जो डेटा था सारा वो नोट कर दिया। अब आगे जाके क्या करेगा, ये बैच बनाएगा। अब बैच किसके बेस बनाएगा, जितने भी आपके सिमिलर जॉब्स होते हैं, आपके जितने भी सिमिलर कमांड्स होते हैं, उनका एक बैच बना देगा। हम इसमें लिख देते हैं बैच 1 और इसे लिख देते हैं हम बैच 2, ठीक है ना। इस तरह से ये क्या करेगा, बैचेस बना देगा। देन बैच आने के बाद क्या करेगा, ये अपने काम को एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर है। आई होप आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो। अब हम बात करते हैं, जब हम कंप्यूटर में कोई भी काम करते हैं, कोई भी कमांड देते हैं और उसका जो एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद जो हमें आउटपुट मिलता है, इन सब के बीच में आपके जो 2 टाइमलाइंस चलती हैं। कौन कौन सी टाइम्स हैं आपके, पहला होता है आपका सीपीयू टाइम और दूसरा होता है आपका आईओ टाइम, ठीक है। सीपीयू टाइम हम यहाँ पे ऐसे डायग्राम समझ लेते हैं। ये हमारा हो गया सीपीयू का टाइम, ये हो गया हमारा आईओ का टाइम। ये सीपीयू हो गया, ये आपका आईओ हो गया, ऐसे हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके इस तरह से। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि हमने सीपीयू को भी कमांड दिया, सबसे पहले क्या चाहिए होगी, हमारी सीपीयू चाहिए होगी। उसने सीपीयू पे जो भी काम करना था उसने काम किया। उसके बाद अगर उसे बीच में कोई आउटपुट चाहिए होगा, किससे चाहिए होगा, हमारे यूजर से कोई भी आउटपुट चाहिए होगा, तो क्या करेगा, यहाँ पे जो यूजर को क्या चाहिए होगा, यूजर से क्या चाहिए होगा, उसे इनपुट चाहिए होगा। सॉरी, मैंने आउटपुट बोल दिया है, यहाँ पे इनपुट होगा, ठीक है ना। कोई भी उसे इनपुट चाहिए होगा तो वो क्या करेगा, बैच प्रोसेस में क्या करते हैं, हमने कोई कमांड दिया। अब यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन काम होता है वो ऑटोमेटिक होता है। हमारा काम क्या है, हमने कमांड दिया, कमांड किस पे हम लिखेंगे, पंच कार्ड पे लिखेंगे। देन हमें जो भी काम करना है, हमें काम के लिए निकल सकते हैं। आगे काम जो होता है ये ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है।
में डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं था आपका, ठीक है ना। दूसरी चीज क्या थी यहाँ पे कि बहुत ज्यादा वेट करना पड़ रहा था किसे, बैचेस को। अगर पहला बैच एग्जीक्यूट हो रहा है, दूसरे बैच क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, भी लंबे टाइम तक की, जब तक कि पहला बैच आपका पूरा काम अपना कंप्लीट नहीं कर लेता, एग्जीक्यूट नहीं हो जाता है। तो ये था आपका बैच प्रोसेस। अब हम बात करते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की, मल्टी प्रोसेसिंग है, सॉरी, दूसरा हमारा था मल्टी प्रोसेसिंग। तो हम यहाँ पे लेते हैं मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसमें क्या होता है, हम कंप्यूटर को कोई भी कमांड देते हैं अगर, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, हमें कोई भी कमांड अगर दे रहे हैं तो हमें पंच कार्ड की जरूरत नहीं है। पंच कार्ड का यूज हम सिर्फ किसमें करते थे, बैच प्रोसेस में। और ये जो बैच प्रोसेस यूज होता था वो 1960s में यूज हुआ करता था। अब आपका बैच प्रोसेस जो होता है वो यूज नहीं होता है, 1960s में आपका जो था बैच प्रोसेस यूज हुआ करता था। तो अब बात करते हैं मल्टी प्रोसेसिंग की। तो जो उसके आपके बैच प्रोसेसेस के जो दो ड्रॉबैक्स थे वही यहाँ पर चेंज कर दिए गए हैं। पहला, हमें पंच कार्ड की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्लियर है। यहाँ पे बस क्या हुआ, जो आपका दो टाइम था, कौन सा था, सीपीयू टाइम एंड आपका आईओ टाइम। ये आपका सीपीयू टाइम है, ये आईओ टाइम, ये सीपीयू है। अच्छा, तो आप लोग सोचोगे कि हमें हमेशा आउटपुट की जरूरत पड़ती है या इनपुट लेने की जरूरत पड़ती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपके कुछ जो प्रोग्राम्स होते हैं, आप जब उन्हें बनाते हैं तो आपको आउटपुट की जरूरत, इनपुट लेने की जरूरत पड़ती है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आपको हमेशा इनपुट की जरूरत पड़े। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कोई कमांड दिया कंप्यूटर को, वो सीधे सीपीयू यूज करके आपको एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। कभी कभी जब आप कुछ ऐसे काम करते हैं जिसमें आपको जरूरत पड़ती है, कुछ पूछना पड़ता है आपके यूजर से, तब हम इनपुट लेते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होता है, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास दो बैचेस हैं, दो बैचेस हमने क्या कहते हैं, दो कमांड कह लेते हैं हम, ठीक है ना। यहाँ पे हम कमांड कह लेते हैं दो, हमारे पास कितने कमांड है, दो कमांड या 5 ले लेते हैं, मान लेते हैं 5 कमांड है हमारे पास, क्लियर है। माइनस का है, प्लस का है, मल्टीप्लाई का है और डिवीजन का है ना, और हमें लेते हैं परसेंटेज हमें निकालना है। ये हमारे पास 5 कमांड्स यहाँ पे है, क्लियर है। हमने इस 5 ऑपरेशन दिए करने के लिए। अब क्या होता है यहाँ पे मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होता है, कोई भी कमांड होगा, ठीक है, कोई भी कमांड दिया वो जाएगा यहाँ पर सीपीयू के पास, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे जितने भी आपके कमांड्स होंगे, जितने भी आपके कमांड्स हैं, सबसे पहले आपका सीपीयू में जाएगा। अगर उसे आईओ की जरूरत होगी, अब यहाँ पे ये पता है आईओ क्या कर रहा है, यहाँ पे आपकी वीडियोस का वो क्या बोलते हैं, इनपुट लेने के लिए यहाँ पे वेट कर रहा है, किसका, यूजर का वेट कर रहा है। अब इस टाइम पे क्या है, आपका सीपीयू खाली बैठा हुआ, जब तक इनपुट की ले रहा है, हमारा जो आईओ टाइम है ये ले रहा है, इस टाइम आपका सीपीयू क्या बैठा है, खाली बैठा है बिल्कुल। तो ये क्या करता है, सीपीयू क्या करेगा, ये दूसरे बैच को प्रोसेस कर देगा, क्लियर, क्या करेगा, ये दूसरे बैच को प्रोसेस कर देगा, आगे प्रोसेस में ला देगा। बैच प्रोसेस ये नहीं कर रहा था, बट क्या है, मल्टी प्रोसेसिंग में क्या है कि एक साथ हम कई प्रोसेस कर सकते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे सिर्फ इतना चेंज हुआ इसमें कि पहले तो क्या था, हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन था कंप्यूटर के साथ में, क्लियर है, हमें बीच में पंच कार्ड की जरूरत नहीं थी, हम उसका यूज नहीं कर रहे थे। दूसरी चीज यहाँ पर क्या थी कि यहाँ पे जो आईओ है, अगर कंप्यूटर को आईओ की जरूरत पड़ती है, उसे इनपुट की जरूरत पड़ती है, तो उस टाइम पे सीपीयू खाली नहीं बैठेगा, ये क्या करेगा, दूसरे बैच को आगे काम में लगा देगा, दूसरी कमांड को क्या करेगा, आगे प्रोसेस में ला देगा। तो ये था हमारा मल्टी प्रोसेसिंग, यानी कि जो आपके दो ड्रॉबैक्स थे आपके बैच प्रोसेस के, वो यहाँ पे क्या कर दिया, इम्प्लीमेंटेशन कर दिया गया उसके, यानी उसे चेंज कर दिया गया, इम्प्लीमेंट कर दिया गया उसका, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये इसका बेनिफिट था मल्टी प्रोसेसिंग का कि यहाँ पे सीपीयू आईओ के टाइम में खाली नहीं बैठेगा, वो क्या करेगा, दूसरे बैच को क्या करेगा, बैच या कमांड को, मैं सॉरी बार-बार बैच कह रही हूं, पर यहाँ पे मेरा मतलब बैच से कमांड से ही है आपका, ठीक है ना, दूसरे कमांड को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये हो गया हमारा मल्टी प्रोसेसिंग। अब तीसरा है हमारा मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग, या फिर हमने इसे ये भी कहा है टाइम शेयरिंग। अब इसमें क्या, इसमें इसका ड्रॉबैक ये था कि जब इसमें हम कोई भी कमांड दे रहे थे, जब तक ये पहला वाला जो था वो पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, ठीक है ना। अगर यहाँ पे आईओ लिया उसमें, क्लियर है, यहाँ पे उसे आईओ मिल गया, फिर क्या होगा, सीपीयू की जरूरत पड़ेगी, तो जो पहला वाला बैच था ये थोड़ा रेस्ट में चला जाएगा, ठीक है ना, आगे वो प्रोसेस नहीं होगा। ये अभी ये पहला जो बैच हमारा चल रहा था वो तभी एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं है, पहला जो कमांड था वो एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर रेस्ट में चला
मल्टीप्लिकेशन का है। यहाँ पे टाइमलाइन चल रही है, ये हमारा सीपीयू का हो गया, ये आईओ का, ये सीपीयू का एंड ये आईओ का, ये टाइम है। क्लियर है? अब क्या होगा, यहाँ पे अगर 3 कमांड है तो इसमें क्या करता है, ये तीनों कमांड को टाइम दे देता है। मान लेते हैं हमारे प्लस का टाइम 5 मिनट का, इसका काम सिर्फ 5 मिनट का है, इसका 10 मिनट का है और इसका भी मान लीजिए 10 मिनट का है। क्लियर है? तो ये क्या करेगा, 2-2 मिनट सबको दे देगा कि 2 मिनट ये सीपीयू इसे परफॉर्म करेगा, फिर 2 मिनट के बाद इसको परफॉर्म करेगा, फिर 2 मिनट इसको परफॉर्म करेगा। इंडिविजुअल टाइम को बांट देगा आपस में। क्लियर है? तो इससे क्या होता है कि आपके जो तीनों प्रोसेस होते हैं ये साथ में आपके हो जाते हैं और ऐसा नहीं होता कि इसमें आपको टाइम क्या चाहिए, कम चाहिए था, ठीक है ना, तो ये पहला आपका प्रोसेस हो जाएगा। इसमें टाइम ज्यादा था, इसमें टाइम आपने ऑटोमेटिक जितना चाहिए था उसने ले लिया, तो यहाँ पे ये चीज का बेनिफिशियल हो जाता है। ठीक है ना? यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या था कि पहले ही रेस्ट चला जाएगा, पहले दूसरा जो कमांड था ये रेस्ट पे चला जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे तीनों को इंडिविजुअली क्या होता है, टाइम को बांट दिया जाता है कि आप इतने टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे? तो ये था आपका मल्टीटास्किंग एंड टाइम शेयरिंग। फिर नेक्स्ट है हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट है हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग। अब इसमें क्या था कि हम एक साथ कई टास्क परफॉर्म कर सकते थे। अब कई टास्क कैसे हम परफॉर्म करेंगे, इसमें क्या था कि एक सीपीयू एक कंप्यूटर है, ठीक है ना, हम उसमें एक आदमी बैठे काम कर सकता है। इसमें क्या कर दिया हमने, एक सीपीयू से कई सारे अदर सीपीयू हमने ज्वाइन कर दिए, ठीक है ना, हमने ये सीपीयू 1, सीपीयू 2, सीपीयू 3, सीपीयू 4, ठीक है ना। अब हम एक साथ कितने काम कर सकते हैं, 5 काम कर सकते हैं ना, एक आदमी इसमें बैठ कर ले रहा है, एक इससे, एक इससे, एक इससे, एक इससे, ठीक है ना। इसमें क्या है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम, क्या सीपीयू को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना, हमने 4 सीपीयू अलग से और लगा दिए, तो अब हम एक साथ कितने काम कर सकते हैं, 5 टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मल्टी प्रोग्रामिंग में हमने ये सिस्टम ला दिया, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, आपके 2 वर्ड्स आते हैं, पहला आता है एसिमेट्रिक और दूसरा आता है सिमेट्रिक। अब ये दोनों चीज क्या है, तो सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर ये जो 4-5 कंप्यूटर है, हमने मान लिया 5 सीपीयू है हमारे पास, तो इसमें से जो एक होगा वो इसका हेड होगा। क्या होगा, हेड होगा। ये क्या कर रहा होगा, इन चारों को क्या कर रहा होगा, कंट्रोल कर रहा होगा, ठीक है ना। एसिमेट्रिक में क्या होता है कि कोई भी हेड नहीं होता है, पांचों अपने आप से काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो मल्टी प्रोग्रामिंग में ये होगा कि हम एक साथ एक कंप्यूटर से कई सारे सीपीयू को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है आपका मल्टी यूजर नहीं, सिंगल यूजर। पहले है सिंगल यूजर, इसमें क्या होता है, एक सिस्टम पे सिर्फ एक पर्सन बैठ के काम कर सकता है। दूसरा क्या था आपका, मल्टी यूजर, यानी कि एक सिस्टम पे मतलब सीपीयू कनेक्ट करके बहुत सारे लोग बैठ करके काम कर सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा मल्टी यूजर में। क्लियर है? ऐसे आपका आता है सिंगल टास्क, यानी कि आप सिस्टम पे सिर्फ बैठ करके सिर्फ कोई भी एक टास्क ही परफॉर्म कर सकते हैं, एक साथ आप कई टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे थे आपके टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसका काम क्या क्या होता है, ये क्या क्या चीजें मैनेज करता है, ठीक है, इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो आइए बात करते हैं फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम करता है, सबसे पहला है आपका मेमोरी मैनेजमेंट। अभी मैंने आपको जितने भी टाइप्स पढ़ाए हैं, इसमें ये क्या करता है, जो सीपीयू टाइम था वो क्या करता है, उसमें मेमोरी का तो एलोकेट कर रहा था, यानी कि अगर आप कंप्यूटर को कोई भी कमांड दे रहे हैं तो किस कमांड के लिए कितनी मेमोरी चाहिए होगा, वो कौन डिसाइड करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। दूसरा है आपका फाइल मैनेजमेंट, ठीक है ना। आपके आप जो फाइल वगैरह सबमिट करते हैं, जब जहां पे भी सेव करते हैं, उससे फाइल को किस फाइल में कहां पे सेव करना है, कितनी स्पेस उसे देनी है ना, ये सारे मैनेजमेंट कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। क्लियर है? तीसरा है आपका इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। अभी मैंने आपको बताया है कि जो सिस्टम होता है वो क्या करता है, आपसे अगर उसे आप कोई भी कमांड देंगे तो किसके थ्रू देता
करने के लिए उसमें सबको क्या करता है, वो टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर देता है कि आपको हमने इतनी देर की मेमोरी दे दी है, दूसरे टास्क को हमने आपको इतनी देर की मेमोरी लोकेट कर दी है। तो ये सारी मैनेजमेंट करता है वो कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। क्लियर है? तो ऐसे कुछ और भी काम है कि जितने भी आपके ऑपरेशन से रिलेटेड कुछ भी काम होगा, प्रोसेस जितनी भी होगी वो सारी किसमें होती है, आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम में होती है। क्लियर है? तो हमने पहले देखा कि जितने भी आपके कह सकते हैं कि ट्रांसलेटर वाले काम होंगे, ठीक है ना, आपके जो इनपुट और आउटपुट के बीच में जो मैनेज करता है, जो मैनेजमेंट करेगा सारा आपके कंप्यूटर के बीच में जो कम्युनिकेट कराएगा आपको, वो कौन कहलाता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। क्लियर है? तो आज हमारा सेकेंड चैप्टर का जो कह सकते हैं हम थ्योरिकल पार्ट था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो आज नेक्स्ट टाइम से जो हम नेक्स्ट वीडियो अपना पढ़ाएंगे आपको, वो हमारा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी आपके प्रैक्टिकल पार्ट होंगे हम वो स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है? तो आपका जो फर्स्ट हमने थ्योरिकल चैप्टर था, सेकंड में आपका हाफ मैंने कहा था कि आपका थ्योरिकल है, बाकी आपका प्रैक्टिकल बेस है। तो हम आपको अपने विंडो 10 के बारे में, उसके जो फीचर्स हैं उसके बारे में बताएंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सभी की सारी चीज समझ में आ गई होगा। कोई चीज आपको समझ में ना आई हो इस वीडियो में तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।